very warm welcome to News Edge with Peri Hydri। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त भंवर में फंसी हुई है। एक जानिब डॉलर का रेट और दूसरी जानिब मुल्क में मौजूद सियासी कशीदगी मुल्क को मुआशी दोराहे की जानिब लेकर जा रही है। हफ्तावार महंगाई की शरह 29% पर आ चुकी है, जबकि सितंबर के माह में महंगाई की शरह 23% से ज्यादा रही है। सैलाब ने जहां करोड़ों आवाम को बेघर किया, वहीं अहम इजलास और सब्जियों की फसलों के तबाह होने की वजह से महंगाई अब बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई और डॉलर को कंट्रोल करने के लिए एक तब्दीली की। मिफ्ता इस्माइल साहब की जगह इसहाक डार साहब को मैदान में उतार दिया गया है। इसहाक डार जब से वजीर खजाना बने तो मुल्क में डॉलर की कीमत कम होना शुरू हो गई और गुज़िश्ता 2 हफ्तों में डॉलर 20 रुपए से जायद कम हो चुका। आज कई रोज बाद डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 7 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया और डॉलर 217 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। इसहाक डार डॉलर की कदर में कमी का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह भी है कि अभी तो उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया और मार्केट ने खुद उनके आने की खबर पर रिएक्शन दिया है और डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है। लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर। मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूं कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। कि अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। ये मैं समझता हूं कि मार्केट का बहुत मैं मशकूर हूं कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही। जबकि मुस्लिम लीग के अंदर इस वक्त पेट्रोल की कीमतों पर टैक्स न बढ़ाने पर भी लड़ाई नजर आ रही है। हाल ही में मिफ्ता इस्माइल ने एक तकरीब से खिताब करते हुए इस पर एतराज किया। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF ने उन्हें कहा था कि जैसे ही IMF प्रोग्राम बहाल हुआ तो उन्होंने टैक्स बंद कर देना है। देख लें मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा। को यकीन था और मैं उनसे शर्त लगाता था कि ये नहीं होगा। वो उसके जिस दिन तुमको पैसे मिलेंगे उसके बाद तुम टैक्स नहीं बढ़ाओगे। एक होता है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। अच्छा, वो फेडरल गवर्नमेंट कम हो जाएगा। मैं कर नहीं, फॉर श्योर आई विल इंक्रीज इट। तो पहले 3 महीने पेट्रोल पे 10-10 रुपए बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया। तो फिर इस महीने फिर हुकूमत ने नहीं बढ़ाया। मैंने MD से पूछा कि हम 3 महीने तक टैक्स फ्रीज कर सकते हैं, तो उसका जवाब नहीं आया था, लेकिन हुकूमत ने यूनिलैटरली कर लिया। अल्लाह खैर करे। किस कदर इस कॉन्फिडेंस को हम समझें कि ये एक्चुअली जायज कॉन्फिडेंस है। हमें ज्वाइन करें हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब। थैंक यू सो मच शौकत साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मैंने तो अभी कोई एक्शन ही नहीं लिया, सेंटिमेंट की वजह से डॉलर इतना नीचे आ गया। अभी तो मैंने एक्शन लेना है। मुझे पता है IMF के साथ कैसे डील करना है। ये कॉन्फिडेंस जो नजर आ रहा है इसहाक डार साहब का, आप एग्री करते हैं उससे? देखिए जी, रुपए की जो कीमत है वो स्पेकुलेटर ने ऊपर चढ़ाई हुई थी और डॉलर जो है उसको महंगा किया हुआ था। और क्योंकि मार्केट में इंटरवेंशन कोई नहीं थी और उसकी वजह से 240 के करीब रुपए पे डॉलर फिर रहा था। लेकिन उससे चंद हफ्ते पहले जब IMF का प्रोग्राम साइन हुआ तो डॉलर जो था वो 226 से नीचे आके 214-15 पे फिर रहा था। तो असल में तो वो कीमत थी, लेकिन 240 पे चली गई क्योंकि किसी ने इंटरवेंशन ही नहीं की। अब ये डार साहब की एक रेपुटेशन है कि डार साहब हमेशा रुपए को ओवर वैल्यू रखते हैं, अंडर वैल्यू नहीं रखते। तो ओवर वैल्यू का मतलब है कि इस वक्त बड़ी गुंजाइश थी रुपए को मतलब एक किस्म से मजबूत करने की। तो जो स्पेकुलेटर है उसने समझ लिया कि डार साहब आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे जिससे हमें मार पड़ेगी, तो उन्होंने वो बेचना शुरू कर दिए। अब डार साहब का ये जो कॉन्फिडेंस है, अल्लाह करे ये ठीक हो, क्योंकि इस वक्त जो है अभी कोई तकरीबन ये 1.5 बिलियन या पता नहीं इसके करीब LCयाँ जो हैं वो पेंडिंग है और खुल नहीं रही। जब आप LC ही नहीं खोलेंगे और मार्केट को कहेंगे कि भाई तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दोनों जो हैं कैश फ्लो उसको तुम मैनेज करो और बैलेंस करो, तो कहाँ से मतलब रेट बढ़ेगा या कम होगा। ये सुबह जो खोलते हैं आधे घंटे में जो डिटर्मिन करते हैं स्टेट बैंक के साथ मिलके, वही का वही पूरे दिन में रहता है। तो अभी ये तो सिर्फ इन्होंने कहा $50,000 की जो LC हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। उससे ये है कि वो एक किस्म से रिवर्सल आना शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल में ये जिस तरह कह रहे हैं कि 200 के करीब को 200 से कम होना चाहिए, तो फिर रुपया ओवर वैल्यू हो जाएगा। रुपए की जो इस वक्त वैल्यू जो है वो तकरीबन अगर आप 96-97% रखेंगे ऑफ
रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो 214 212 होनी चाहिए। उससे नीचे अगर ये करेंगे डार साहब तो वही करेंगे जो 2013 14 15 में किया था और ओवर वैल्यू कर दिया था रुपए को, और उससे ये हुआ था आपकी एक्सपोर्ट्स जो 25 बिलियन पे थी 2013 में पीपल्स पार्टी छोड़ गई थी, तो ये जब मौसूफ जाने वाले थे तो वो 20 बिलियन पे लेके आ गए थे, क्योंकि जब ओवर वैल्यूड रूपी होता है तो वो आपकी एक्सपोर्ट को हर्ट करता है और इंपोर्ट बढ़ती हैं, और इंपोर्ट जो है वो बढ़ गई। तो उन 5 सालों के बीच में जो 10 बिलियन की एक्सपोर्ट कम हुई और कोई तकरीबन 13 बिलियन की जो है 23 बिलियन की इंपोर्ट्स बढ़ गई, तो 33 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को एक किस्म से टीका लगा। तो आई होप कि ही डजंट डू दैट अगेन। पहली बात तो ये है। दूसरी, उन्होंने IMF की बात की, बिल्कुल यार तजर्बा है उनको। वो मुफ्ता साहब मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ा सा उन्होंने जो बात की, आई डोंट थिंक कि वो उनको करनी चाहिए थी। सरदार साहब ठीक कह रहे थे, उनसे बात कर लेते। उन्होंने देखें, उन्होंने डीजल की कीमत जो है बढ़ाई और पेट्रोल की थोड़ी कम कर दी, बैलेंस कर दिया। तो इतनी छोटी छोटी बातों को मेरे ख्याल में पब्लिक में वो डर्टी लिनन नहीं वॉश इनको करना चाहिए। लेकिन ये है कि अब जो मसला है जो आपने रेज़ नहीं किया, मैं आपको रेज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त यूरोप में और अमेरिका में डीजल की प्राइसेस चली गई हैं 170 से 190 डॉलर। तो आप जो हैं 134-35 पे फिर रहे हैं। तो ये अगर फ़र्ज़ करो इधर भी वो आना शुरू हो गया वो उसका इम्पैक्ट, तो ये अब प्राइसेस बढ़ेंगी। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये उसका क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसके साथ साथ IMF ने कहा हुआ है 850 बिलियन की PDL आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है लगानी है, वो भी इनको लगानी पड़ेगी, जो कि 50 रुपये फी लीटर के मतलब इक्वलेंट है। और उसके साथ साथ ये भी है कि उन्होंने ये कहा है आपने सेल्स टैक्स भी लगाना है पेट्रोलियम लेवी, जो अभी तक नहीं लग रहा। तो ये सारा कुछ जो है ये मेरे ख्याल में जो डार साहब का तजर्बा है उसको काफ़ी टेस्ट करेंगे ये चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें मुफ्ता इस्माइल साहब से, तो आपको लगता है कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे अभी? नहीं, डार साहब का एक्सपीरियंस तो मुफ्ता इस्माइल से बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर है वो एक दफ़ा मतलब ये नहीं कि वो लेट 90s में भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी थोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे काम किया, फिर तकरीबन 4 साल ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी इन्होंने फाइनेंस, तो इनका एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम तो यही तवक्को करते हैं कि वो इस इकॉनमी को संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है जो मैं अभी बता रहा हूँ। पेट्रोलियम प्राइसेस को ये देख लें, अभी तो वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि मुझे LNG के कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो $40 के ऊपर चले गए हैं। तो वो तो बहुत ही महंगे हैं। इसका मतलब है ये जो सर्दियाँ आ रही हैं ये बड़ी मुश्किल होंगी। सो आपका आर्टिकल भी छपा है, जो आपका रीसेंट आर्टिकल है, रहीम साहब, आपने लिखा था गवर्नमेंट बोरोइंग इन द फर्स्ट 4 months of ₹7.4 trillion is another new record. At the current pace, the PDM government will increase Pakistan's debt by a whopping ₹22 trillion in their first year. To give context, that is more than the total amount of public debt accumulated in 3.5 years under the PTI government. So इस ट्रेंड से अभी आपने एक और मसले की तरफ भी इशारा किया, और अगर ये बोरोइंग ट्रेंड है, आगे आने वाले मसाइल भी मौजूद हैं, तो कैसे दिन देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, ये बोरिंग जो है जो मैंने मेंशन तो किया 7.4 ट्रिलियन, इसमें काफ़ी जो है उसमें वो भी है अपना डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी भी है। तो अगर डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी को ये किसी जगह पे रोक लेते हैं तो ये जाहिर है इतना डेट नहीं होगा, लेकिन डेट तो इनको लेना ही पड़ेगा ना, बिकॉज आपकी जो अभी फ्लड्स आ गए हैं, फ्लड्स की वजह से आपको डेट लेना पड़ेगा। आपको जो फिस्कल जो स्पेस है वो जाहिर है इन्होंने आपको कहा है कि जी आप 7% से ये फिजिकल डेफिसिट को 4.6 पे लेके आ जाएं। तो 4.6 पे किधर से लेके आ जाएंगे यार? तो अगर वो उधर तक इनको जो है अपना जो टैक्स को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तो 1.5 ट्रिलियन से टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। 1.5 ट्रिलियन कहाँ से बढ़ाएंगे ये? अभी तो सिर्फ ये 10-12% पे चल रहे हैं,
और पिछला 6.1 को ये 7.4 ट्रिलियन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तकरीबन 9 ट्रिलियन किधर से लेके आएंगे ये टैक्सेस? तो जब वो नहीं लाएंगे तो उससे फिर यह है कि आपके जो है डेट बढ़ेगा। मैंने तो सिर्फ एक एक्सट्रैपुलेट किया है ना कि एक्सचेंज रेट भी और गिरेगा, लेकिन फर्ज करें अगर एक्सचेंज रेट को स्टेबल कर लेते हैं तो ये जो है ये इस जो फिस्कल साल में इनका डेट जो है एक्यूमुलेशन काफ़ी होगी। राइट। सो जो दो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, आपका भी ये ख्याल है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इलेक्शन फौरन होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इलेक्शन के बाद भी स्टेबिलिटी की उम्मीद शायद बहुत ज़्यादा ना की जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग मानते ही नहीं है इलेक्शन का रिजल्ट। पिछले दोनों गवर्नमेंट के टेन्योर में हमने देखा कि इलेक्शन का रिजल्ट नहीं माना गया और धरने होते रहे, लॉन्ग मार्च होते रहे। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि एक इकॉनमी के ऊपर चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लिया जाए, जो कि डार साहब कह रहे हैं, इकॉनमी की पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट रहे चाहे जो भी हुकूमत आए? देखिए जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जो एक फ्रेश मैंडेट होना चाहिए। इस वक्त काफ़ी झगड़ा पड़ा हुआ है। ये चार्टर ऑफ जो इकॉनमी है ना, ये इन्होंने नहीं क्वाइन किया, मैंने 2010 में किया था। तो आई एम अ फर्म बिलीवर इन चार्टर ऑफ इकॉनमी, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। लेकिन इलेक्शन हो जाएं, आपको पता चल जाए कौन अपोजिशन में है, कौन उसके बीच में, और फिर बैठ के एक 10 साल का एक वो करें अपना 10 से 20 साल का, कि ये जो है हमारी ये 4-5 चीज़ें हैं उस पर हम इत्तेफाक करते हैं। तो वो बिल्कुल मैं इसमें एग्री करता हूँ। लेकिन ये वक्त नहीं है, अभी तो आप इलेक्शन करवाएं और हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम 2/3 जीतेंगे, और अगर 2/3 जीतेंगे और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम लेंगे तो उसके बाद इसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए फिर। हमने सागरा साहब से पूछा, उन्होंने तो खुलकर कहा कि दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं था पाकिस्तान को कभी भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब, प्राइम मिनिस्टर, दीगर मिनिस्टर्स वो बार बार ये बात कहते हैं कि जब आप लोग गए तो पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था, उन्होंने आके बचाया है। उनका ये कंसिस्टेंट स्टांस है। अगरचे मेरे प्रोग्राम में सागरा साहब ये कह चुके हैं कि ये वो एग्री नहीं करते, लेकिन PMLN ऑलमोस्ट सारी यही बात कहती है। जी तरीन साहब, PML क्या कहती है कि अब जो कि जिस वक्त वो लोग आए हैं, जिस वक्त PDM की गवर्नमेंट आई है तो दिवालिया होने वाला था पाकिस्तान, उन्होंने बचा लिया है। जी देखें, बात सुने, ये देखें, ये जो मफरूज़ों पे नहीं होती ये चीज़ें, ये फैक्चुअल ग्राउंड पे बातें होती हैं, ये फैक्ट्स पे बातें होती हैं। उस वक्त जब हम छोड़ के गए थे, उस वक्त क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो इंडिकेशन देती है कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के कितने करीब है, वो 4% से नीचे था और आज वो 22% है। तो क्या 4% जो है वो कम है या 22% कम है? और उस वक्त क्या था, उस वक्त रुपया स्टेबल था 182 रुपये पे। हमारे पास जो है वो जो बिफोर दी नो कॉन्फिडेंस जो वोट 16 बिलियन के रिजर्व्स थे, और उसके बाद हमारा जो हाईएस्ट जो है एक्सपोर्ट्स थी, हाईएस्ट रेमिटेंसेस थी, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शंस थी, और हाईएस्ट जो GDP ग्रोथ थी 2 सालों में पिछले 17 साल में। तो ये किधर से दिवालिया, कौन से दिवालिया की बात करें? और हमारे बॉन्ड जो हैं वो जब मैं छोड़ के गया था, बॉन्ड हमारे 8, 8.5, 9% पे ट्रेड कर रहे थे। आज वही जो बॉन्ड है जो 2024 का है वो 113% पे ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि पीपल डोंट ट्रस्ट देम, वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे वक्त में हमने जो है रेटिंग्स जो पॉजिटिव करवाई थी, मतलब इंप्रूव करवाई थी, वो B3 मतलब अनस्टेबल थी और उसको PTI गवर्नमेंट ने स्टेबल किया था। इनके आते ही 1, 1.5, 2 महीनों में वो अनस्टेबल हुई, और आज अभी ये 2-4 दिन पहले तो पूरी एक कैटेगरी ही नीचे चली गई, उससे B से C में चली गई, CAA में जी। और आज उन्होंने बैंकों के भी, तो ये सारी ये 4 तो कौन कर रहा है ये? अच्छा, मार्केट में हमारा बॉन्ड जो है, बॉन्ड वो 40 से 50, कल खुद कहा है आगडार साहब ने कि हमारा जो बॉन्ड है वो 50% पे ट्रेड कर रहा है। 50% पे ट्रेड कर रहा है। कौन है जो इन्वेस्टर है जो हेयर कट लेना चाहता है 50% का, और हम कहते हैं कि जी हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई है, और हमारे वक्त में तो कोई वो नहीं था, कोई डिस्काउंट नहीं था। तो वजह ये है कि इन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया है, आते ही इन्होंने कहा
मिफ्ता साहब ने कि फिजिकल डेफिसिट है वो जो 10% हो जाएगा अब जीडीपी, और मतलब 6.4 ट्रिलियन, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 22 बिलियन डॉलर हो जाएगा। अरे भाई, तुम जब ये कहते हो, फाइनेंस मिनिस्टर कहता है इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं, तो वो मार्केट नर्वस हो गई और आपके जो एक्सचेंज गिरना शुरू हो गया, आपके जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए, और जो आईएमएफ ने कहा ठहर जाओ ज़रा, अब तुम्हारे साथ हम पूरा एक तरीके से मतलब मुकम्मल वो करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और उन्होंने देर लगाई। उसकी वजह से आप देखें कि आपका जो है ये अभी अभी क्या हुआ है, अभी बिटवीन व्हेन दे टुक ओवर एंड नाउ इनके पास सिर्फ दो इनफ्लोज आई हैं। एक आई है वो चाइना का रोल ओवर 2.3 बिलियन जो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया हुआ था, और एक 1.17 बिलियन जो आईएमएफ का आया है। तो 6 महीनों में सिर्फ इनके पास 3.5 बिलियन के सिर्फ इनफ्लोज आई हैं, कोई और पैसे दे ही नहीं रहा इनको। तो किधर की बात कर रहे हैं ये? बट इसहाक डार साहब ने तो ये कहा है कि ना बॉन्ड्स की मैच्योरिटी की तारीख को बढ़ाया जाएगा, ना कर्जों में रिलीफ के लिए पेरिस क्लब में जाएंगे, और कर्जे वक्त पे अदा करेंगे। ये पॉसिबल है? देखिए जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जी बिल्कुल पॉसिबल होना चाहिए। अगर ये हमें दिखा दें कि ये जो देखिए इस वक्त मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होता। मार्केट क्या कह रही है? मार्केट कह रही है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो 22% पे चला गया है। आपके बॉन्ड्स की यील्ड जो है इस ये 2022 का जो बॉन्ड है उसकी 113% पे है। आपका वो जो ये बॉन्ड है उसकी जो इस वक्त हेयर कट है, मतलब ये है कि जो डिस्काउंट है वो 50% है। तो मार्केट कह रही है वो दे आर फेयरिंग कि ये शायद पैसे ना मिलें। और मूडीज ने क्या कहा है? मूडीज ने जो डाउनग्रेड किया है उन्होंने कहा है कि एक्सटर्नल अकाउंट की वल्नरेबिलिटीज हैं। आपके एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो समझ रहे हैं कि ये जो आपने पूरा करेंगे, ये मल्टीलैटरल्स जो हैं आपके आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे पैसे लेके करेंगे, और आपको मार्केट में जा नहीं सकते बिकॉज आपका जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इतना ज़्यादा, प्रीमियम भी इतने ज़्यादा हैं, तो किधर से जाएंगे? तो वो ये ख़तरा मतलब पेश कर रहे हैं कि ये जो है इनके लिए मुश्किल हो सकता है। मैं एज अ पाकिस्तानी दुआ करूँगा कि ये डेफिनेटली डिफॉल्ट ना करें, और मैं ये दुआ करूँगा कि ये पेमेंट्स करें, लेकिन मार्केट क्या कह रही है ये हमें देखना चाहिए। राइट, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत तरीन साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आईएमएफ ने पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद है शौकत तरीन साहब। इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि निगोशिएट करना चाहिए आईएमएफ से। आप ही ये बात कह चुके हैं कि निगोशिएशन जरूरी है, हम बड़ी सख्त निगोशिएशन करते थे। अगर इस वक्त आप होते फाइनेंस मिनिस्टर तो फ्लड्स के हवाले से क्या रिलीफ लेने की कोशिश करते, क्या निगोशिएशन होती है आपकी? जी, पहले तो अगर हम होते तो हमारा जो हमने 6 जो रिव्यू किया था उसके बाद हमने सिर्फ उनको एक वादा किया था कि हम कोई तकरीबन 2.5 रुपये जो है वो बेस रेट बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, जो इन्होंने 7.85 बढ़ा दिया है। और हमने कोई वादा नहीं किया था कि हम गैस की प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो हम तो कम से कम ये, और फिर ये जो इन्होंने जो है पीडीएल 850 बिलियन का किया, ये हम ना करते। तो मैं अगर तो होता मैं उनको डेफिनेटली कहता कि जनाब हमें फिजिकल स्पेस चाहिए, क्योंकि जो कोविड में हमने यही किया था। इमरान खान ने एमडी जो थी उसको टेलीफोन किया और उनका हमें स्पेस चाहिए, उन्होंने दी। तो हम तो यही कह रहे हैं, जिसके ऊपर हमें हमारे पे बड़े इन्होंने वो दिए हैं, हमें ब्लेम किया है कि ये क्या कह रहे हैं कि आईएमएफ से। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आईएमएफ के पास जाओ, जिस तरह हमने कोविड में रिलीफ लिया था आप भी लें। आप उनको कहें हमें इस वक्त जो है हमारा जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो आप हमें कम से कम 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपए का वो दें, स्पेस दें, फिजिकल स्पेस दें। और ये आप ना कहें कि आप 7% से फिजिकल डेफिसिट से 4.6 पे आ जाएगा। ये जो है नामुमकिन है, क्योंकि उससे ये है कि आपको इस वक्त एज ऑफ नाउ जो है वो आप इसको नहीं पूरा कर सकेंगे। तो फ्लड पे अगर खर्च करेंगे तो फिर कैसे पूरा कर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल उनसे ये झगड़ा करता। और मैं आई एम श्योर कि ये जो आपने देखा कि सारी दुनिया ने कहा है
कि पाकिस्तान का जो है एनवायरनमेंट को ख़राब करने में 1% का भी नहीं है जो हिस्सा। और जिस तरह फ्लड्स आ रहे हैं, पाकिस्तान ब्रंट ले रहा है इस चीज़ पे, तो सारी दुनिया जो है हमारे साथ होगी। तो इनको चाहिए कि ये अभी जब गए हैं, आई एम श्योर ही हैज़ द एक्सपीरियंस, उनसे बात करें एंड ही शुड टॉक टफ। राइट। सो आईएमएफ ने कहा था कि मार्केट को फ्री छोड़ा जाए, स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया गया। अब जो सारदा साहब मुदाखलत की बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो कंट्रोल्ड इकॉनमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या इसका कोई असर होगा मुआहदे पर आईएमएफ के साथ? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे वक्त में हमारे वो गवर्नर होते थे रज़ा बाकर, और वो मैं उनसे मेरी गुफ्तगू ही नहीं हो सकती थी कि भाई रेट क्या होगा। वो रेट को डिटर्मिन करती थी वो इनका जो पॉलिसी बोर्ड था। और ये था जब वो कर लेते थे, मुझे बता देते थे कि ये इतना हमने कर दिया है। और अब तक ये भी हुआ कि हमारा जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखे उन्होंने रेट्स, रियल रेट्स पॉजिटिव रखे। और एंड भी 7 अप्रैल को जो उन्होंने जाके रेट को बढ़ाया और 11.5% उन्होंने किया, बल्कि हाँ 11.25%, 2.5% बढ़ा के, उस वक्त की जो इन्फ्लेशन थी, आप देखें ना कि उस वक्त की इन्फ्लेशन तकरीबन जो थी वो 12% थी, और उन्होंने रेट को 11.25% कर दिया। और आज जो है इन्फ्लेशन जो है वो 27% टच कर गई है, और आज रेट्स जो है वो डिस्काउंट रेट 15 पे है। इसका मतलब है स्टेट बैंक बड़ा अकोमोडेटिव है। हमारे वक्त में तो आईएमएफ आगे चढ़ाई कर देती थी इनको, भाई तुम क्यों ये अपना रेट्स क्यों नहीं बढ़ा रहे। अब क्या हो गया आईएमएफ को? तो अब मेरे ख्याल में ये जो इंडिपेंडेंस हमने इनको दी थी वो सही तरीके से टेस्ट होगी, बिकॉज डार साहब जो हैं वो बिल्कुल फ्री फ्लोइंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट वो तो कहते हैं, कि वो तो खुल के कहते हैं कि जितनी खुद मुख्तारी आपने दी वो दुनिया में कहीं नहीं होती। वही तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, मरकजी बैंक का भी खुद मुख्तार नहीं होता। हाँ तो जी, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि फिर तो ठीक है ना। फिर अगर ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये इसका मतलब है इनका एक किस्म से आईएमएफ से क्लैश होगा। ओके, इंटरेस्टिंग। कल मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आपके खिलाफ चेयरमैन सेनेट के पास रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है। पहले भी आपको मसाइल का सामना हुआ, फिर वो ये कह रहे हैं कि आपने आईएमएफ प्रोग्राम को सबोटाज करने की कोशिश की है। वो ये भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 62 के तहत आपको वो समझते हैं कि ट्राई किया जाना चाहिए इस रेफरेंस के थ्रू। सो क्या आपको मज़ीद मुश्किलात नज़र आ रही हैं अपने लिए? पहले भी मुश्किलात नहीं थी, क्योंकि ये डॉक्टर्ड जो वीडियोस के बेसिस के ऊपर उन्होंने जो एक किस्म से बयानिया बनाया था, वो जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल अलग थलग है। ना हमने किसी आईएमएफ से बात की है, ना कुछ। एक ख़त तैमूर झागड़ा ने लिखा फाइनेंस मिनिस्टर को, उसके बेसिस पे ये किया है। तो इस डॉक्टरेट टेप्स के ऊपर बेसिस के ऊपर जो इन्होंने करना करें। मैंने जो पाकिस्तान के लिए खिदमात की हैं सबको पता है। $1 मिलियन की तनख्वाह छोड़ के आया था मैंने। जो 10 बिलियन का जो बैंक था वो लॉस कर रहा था, उसको टर्न अराउंड कर दिया हबीब बैंक में। 7th NFC अवार्ड किया। उसके बाद जो है ये रिकॉर्डिक किया। मुझे किसी की वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि मैं पाकिस्तान के साथ लॉयल हूँ या नहीं हूँ। मेरे वाले साहब हिंदुस्तान की बरतानिया की जेल में भी रह चुके हैं और हिंदुस्तान की जेल में भी रह चुके हैं। तो हमारी फैमिली इज़ नोन टू बी ट्रू पाकिस्तानीज़। तो मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और जो रेफरेंस करना है इसको कर दें। मैं अल्लाह अकबर, अल्लाह पे मुझे पूरा यकीन है। तरीन साहब, हमने ये भी देखा है कि जैसे आपने ये कहा कि स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जिस वक्त इलेक्शन होंगे, लेकिन जो मेन मसला गरीब इंसान का है, रिलीफ हालात ऐसे हैं कि उनको रिलीफ नहीं मिल सकता। आपकी हुकूमत ही तो ये लोग कहते थे पीडीएम वाले कि हम आके रिलीफ देंगे, अब महंगाई उससे भी आगे चली गई है। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि लेट से इलेक्शन होते हैं, आप लोगों की हुकूमत आती है तो आपको रिलीफ दे सकेंगे, या हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि ये उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए लोगों को? लेकिन जी पहली बात है कि जितना इन्होंने मैस क्रिएट किया हुआ, पहले हमारे वक्त में जी ये बातें करते हैं कि ये तो यही कहते थे ना कि जी बड़ी महंगाई होगी। क्या महंगाई थी उस वक्त? उस वक्त हमारी जो CPI थी मार्च में वो 12.2% थी, और जो आपकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स थी वो तकरीबन मेरे ख्याल में 15 या 16% थी। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को ये लेके चले गया 45% पे,
और ये CPI को लेके चले गए 27.3 पे। तो इन्होंने तो उसका मतलब है अवाम की तो कमर तोड़ दी है इन्होंने। हम जब आएंगे तो उसके वक्त हमें ये मसाइल होंगे, जाहिर है कि हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसमें इल टेक टाइम, लेकिन हम उस पर अभी से काम कर रहे हैं। हम एक प्लान बना रहे हैं कि जब हम आएंगे तो हम इस मेस को कैसे ठीक करेंगे। और उसमें कोई रशिया सेंट्रिक पॉलिसी होगी रिलीफ के लिए? रशिया देखें, रशिया तो बैठा हुआ है डिस्काउंट देने के लिए, तो हम क्यों ना लें उनसे जाके। रशिया की पॉलिसी होगी, टारगेटेड सब्सिडीज होंगी, बहुत कुछ होगा। मैं अब जाहिर है आपको पूरा प्लान अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम जो है हम चीज़ें डिफरेंटली करेंगे। और हमारा ये मौक़िफ़ होगा कि आम आदमी जो है उसको हम रिलीफ दें। और ये जो इन्होंने आपको मालूम है कि गैस की जो 45% इंक्रीज़ होने वाली है, उसके ऊपर इन्होंने एग्री किया IMF पे कि निचला तबका जो है उसकी गैस की प्राइस इंक्रीज होगी 235%। 235%। एक ही झटके में जो ये रिलीफ दे रहे थे गैस के ऊपर प्राइसिंग पे, वो ख़त्म कर देंगे ये। तो हम तो ये नहीं करेंगे ना यार। हम ज़रा थोड़ी सी जी हमें एहसास है कि लोग जो हैं, इसलिए तो हमने 4 महीने के लिए फ्रीज किए थे वो जो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इन फरवरी। बट रहीम साहब, ये बात आपके ज़माने में भी कही गई, अभी भी तमाम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जब तक आप IMF में हैं बहुत कम मार्जिन है कुछ करने के लिए। सो क्या ये कहीं प्लान है? आपने कहा आप ज़्यादा प्लान रिवील नहीं कर सकते, मगर क्या कभी IMF से निकलने का कोई प्लान है? हम तो चले जाते थे सितंबर में, हमने तो उस वक्त चले जाना था। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब IMF जो है वो आपको एक किस्म से बड़ी टाइट रोप पे रखता है। तो हम तो टाइट रोप के बीच में रहे हैं ना। ये तो नहीं कि हम नहीं रहे, हम भी तो रहे हैं। मतलब 19 से लेके तो अभी तक, तो मार्च 2022 तक तो हम रहे हैं, और हमने उनके साथ बिल्कुल वो डील किया है। देखें जी, सीधी सीधी बात है कि हमने जो चीज़ें करनी हैं वो ये नहीं कर रहे। हमने जो रेवेन्यू थे, मैंने 4.7 ट्रिलियन पे जो था पिछले साल था, मतलब 2021 में, उसको 6.1 ट्रिलियन पे लेके चले गए। इस साल का हमारा बजट था 8 ट्रिलियन प्लस। 8 ट्रिलियन का मतलब है इन्होंने जो पहला बजट दिया था 7 ट्रिलियन, हम इनसे 1 ट्रिलियन आगे थे। और हमारा ये था कि भाई आप इस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करें, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, और उसके लिए हमने 43 मिलियन टैक्स पेयर का डेटा इकट्ठा करके छोड़ के आए हैं हम। और वो बेसिकली इन्होंने रद्दी की टोकरी में तो हमने टैक्सेशन बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ानी थी। हमने जो हुकूमत के पास जो ज़मीनें हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको बेच के उनको उसके ऊपर मतलब ये है कि रीट्स क्रिएट करके, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्रिएट करके हम बेचते, रीट्स क्रिएट करते, उनको उनसे पैसा जो मिलता हम अपना डेट उतारते, उससे हमारा जो है वो फिस्कल बर्डन कम होता। ये सारी चीज़ें हमने मतलब प्लान की हुई थी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें तो हमारी हुकूमत ही पूरी नहीं करने दी इन्होंने। इंडीड। शौकत रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम एक वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब के हवाले से आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को चंद दिन कबल एवनफील्ड केस में बरियत मिली। आज लाहौर की खुसूसी अदालत ने 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस केस के एक मरकजी मुलजिम मलिक मकसूदुल मारूफ जो मशहूर मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर चुके हैं, जबकि दीगर मुलजमान को अदालत ने आइंदा समात पर तलब कर लिया है। बहुत सारे मामलात हुए हैं इस केस पर, यू कैन हैव अ लुक। लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश थे जब ये डिसीजन आया। उन्होंने कहा कि हक ज़ात ने फिर फजल फरमाया, मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरियत का ये दिन दिखाया। इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। बदतरीन चीरा दस्तियों, रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और अवाम के सामने
सुरखरू हो गए। हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज 12 अक्टूबर का दिन भी है इत्तेफाक से। आज से 23 साल कबल नून लीग की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, मगर लग रहा है कि आज 12 अक्टूबर खुशी का दिन है। और आइंदा अब तो ट्वीट्स पे सब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी खुशी आने वाली है। हारून रशीद साहब से जैसे हमारे दोबारा सिलसिला मिलता है हम बात करेंगे। हम एक नज़र डाल लेते हैं इस केस पर। अब तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नवंबर 2020 में दर्ज किया गया था। जुलाई 2021 में मुल्जिमान ने जमानतों के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया। FIA ने 13 दिसंबर 2021 को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग अदालत में जमा करवाया। चालान में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया था। FIA ने 4000 से जायद सफ़हात पर मुश्तमिल 7 वॉल्यूम्स का चालान जमा करवाया, जिसमें 100 गवाहों की फहरिस्त शामिल थी। केस के एक मुल्जिम सलमान शहबाज बैरून मुल्क चले गए, उनको इस केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया। हमने बताया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या कहा इस फैसले के आने के बाद, जबकि दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज शरदपुर जलसे में जब खिताब किया तो खास तौर पर जिक्र किया इस मुकदमे का। लेट्स वॉच हिम। इन्होंने 16 अरब रुपया लिया था। 4 जो फैक्ट्री में करने वाले गवाह थे जिन्होंने पैसा लिया वो मर चुके हैं। डॉक्टर रिजवान था जो इनके केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। तो सारी अरबों रुपए की चोरी शहबाज शरीफ और इसके बेटों की सबके ऊपर पानी फिर गया। ये वो लोग हैं जो कभी भी इस मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं होने देंगे। ये हर वो आदमी को लगाएंगे जो इनकी मदद करेगा। हारून रशीद साहब, होप कि आपको मेरी आवाज जारी हो। लग ये रहा है कि अब अच्छी खबरें ही हैं PMLN के लिए, क्योंकि आज सब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का भी मामला हल हो जाएगा जल्दी। आपका क्या ख्याल है? भाई वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान के पास गए, पीपल्स पार्टी के 2 लीडर, उन्होंने कहा नवाज साहब इलेक्शन की फिक्र न करें, 25,000 वोट आपके बॉक्स में डाल देंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि बुजुर्ग कहते थे कि मेरा खुदा करे आपका अंजाम बखैर हो, तो मेरा अंजाम खराब न करें। असल चीज ये है कि अंजाम क्या होगा। राइट। सो मकसूद चपरासी, डॉक्टर रिजवान समेत कई लोग इस केस के दौरान जान से चले गए। उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। खान साहब बार बार जिक्र करते हैं उनका। ऑब्वियसली देखे ना, एक तो अदालत है, अब लोग तो अदालत पे गुस्सा निकालेंगे, लेकिन अदालत को आप सबूत ही नहीं फराहम करते। इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है ना। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं जी ये बेकसूर है, इन्होंने कोई गलती की नहीं है, इन्होंने की नहीं मनी लॉन्ड्रिंग, तो अदालत किस चीज पे फैसला करेगी? वैसे तो ये अदालत कर सकती है कि उसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन बहरहाल हम अदालत पे तबसरा नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे भी नहीं कर सकते, अखलाकन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये एक यौम स्याह है कि शट एंड क्लोज एंड शट केस में आप उनको बरी कर देते हैं, और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो फिर आपने की या मैंने की है। हारून साहब, एक जो आज नून लीग ने ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, तारड़ साहब ने एक काफ़ी जज्बाती बात भी की कि इतना हम लोगों को बहुत जगह पे बार बार रुसवाई हुई, लेकिन जिक्र किया जाता है लंदन की अदालत का कि वहाँ से भी शहबाज शरीफ साहब पे चार्जेस साबित नहीं हो सके, पाकिस्तान में भी नहीं हो सके। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई वो अपना एक और केस था, उसमें मतलब रिपोर्टर ने जो स्टोरी फाइल की वो दुरुस्त नहीं थी, उसमें क्या ज्यादा था और हकायक कम थे, वो एक और तरह का केस है। ये बिल्कुल एक वाज़ेह केस है कि 16 अरब रुपए आए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, हमजा कहता है मैं तो पॉलिटिक्स करता था, मेरे भाई को पता है, भाई कहाँ, भाई इंग्लैंड में है। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें तो वादा माफ गवाह भी मौजूद थे, गवाह भी मौजूद थे, डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे। सो जिन अकाउंट्स में पैसा आया, क्या उनको इससे ये एक किस्म का तासुर नहीं है कि किसी के अकाउंट में भी कहीं से भी पैसा आ जाए तो इट्स ओके अगर साबित नहीं होता कि कहाँ से आया है? कल को मेरे आपके अकाउंट में भी आ सकता है पैसा। साबित न करना मकसूद हो तो ठीक है, फिर आप साबित न करें, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर जो है वो जेन्युइन है, पुलिस ऑफिसर्स के अकाउंट अगर आप पढ़ें जो अंग्रेजी दौर के हैं या 50s के हैं, 60s के हैं, जब वो मालूम करना चाहते थे हकायक तो मालूम कर लेते थे। अगर आप डिटरमिन्ड हैं, देखिए ना आपने हवाला दिया कि इतने लोग तो जान से गए, तो वो आप हकायक बयान ही नहीं करना चाहते। यानी जिस अफसर ने इन्वेस्टिगेट किया मैं उससे मिला हूँ,
तो वो एक 100 से ऊपर गवाहों की फहरिस्त थी। दे वेंट टू द टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर सडल, तो उन्होंने कहा कि 7 से ज्यादा गवाह ना रखें। अगर 100 गवाह होंगे तो उन पे बहस करते करते, जिरा करते 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 कई साल गुजर जाएंगे। 7 गवाह थे, वादा माफ गवाह थे, डॉक्यूमेंट्स थे। सो ये आप तो इनसाइड अब शेयर करें हारून साहब, और क्या क्या बात हुई थी आपकी? आपके लिए रिजवान साहब से गालिबन आपकी मुलाकात हुई? नहीं, रिजवान साहब से मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं। मेरी तो उस अफसर से मुलाकात हुई जो इसको हैंडल कर रहा था और डील कर रहा था मेरी, और वो आई न्यू हिम फॉर 20 years। ही वाज ए ट्रूथफुल पर्सन और ऑनेस्ट, मतलब इतना था कि भाई उसकी दयानतदारी ज़रबुल मिसल थी पूरे महकमे में। और जब वो पुलिस में भी रहा, FIA में भी रहा, तो उसका हवाला दिया जाता था। मैंने उसके बारे में डॉक्टर सडल से पूछा कि व्हाट डू यू से अबाउट हिम? ही सेड ही इज ऑनेस्ट टू द कोर। मैंने कहा डॉक्टर साहब जरा एहतियात करें, आपकी गवाही बड़ी मोतबर है। उन्होंने कहा मैं सोच समझ कर रहा हूँ, ऑनेस्ट टू द कोर। और मैं वो जहाँ कहीं रहे, मुख्तलिफ शहरों में रहे, तो वहाँ से मैं पता करता रहा, तो वो बिल्कुल उसका जो था रिकॉर्ड बड़ा साफ सुथरा था। सो और आप क्योंकि ये हम तो यही सुनते रहे थे कि ये बिल्कुल क्लियर केस है। अभी आपके अंदर के जराए क्या बता रहे हैं, महकमे में क्या सोचा जा रहा है? नहीं, महकमा देखे ना, महकमे में आप ऑनेस्ट अफसरों को निकाल देते हैं। देखे ना, वो जो जज साहब थे, वो एक, मैं आपको बड़ी हैरान कुन बात बताता हूँ, एक मुकम्मल मुल्हिद थे, खुदा को ही नहीं मानते थे। तो वो एक दरवेश के पास गए, तो उन्होंने कहा कि वो चाबी भूल गए थे, वो चाबी गाड़ी के लेने के लिए आए, अपने कजन के साथ गए थे। तो उन्होंने कहा ही इज ए वेरी डिसेंट पर्सन। मैंने कहा इसमें क्या डिसेंसी है, तो खुदा को नहीं मानता। उन्होंने कहा मगर सच बोलता है ना। और वो फिर उन्होंने बाद मुसलमान हो गए, और मतलब ऐसा उन्होंने उरूज पाया कि उनके बारे में कहा जाता था कि बेमिसाल अफसर हैं। वो पहले ट्रुथफुल तो वो थे ही, और इसके बाद वैल्यूज पे जब वो ईमान ले आए, और वैल्यूज को तो पहले ही मानते थे, प्रैक्टिकली वो यानी उसको प्रैक्टिस करने लगे अपने फेथ को, तो वो ही वाज दी अपना वो जो बनाई थी कमेटी अपना नवाज शरीफ पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें उनको नायल करा दिया, उसके सरबराह थे। तो पूछते थे कि भाई ये ज़िया साहब क्या करेंगे, पूरा नाम ज़हन में नहीं आ रहा, तो हर आदमी कहता था ज़िया साहब वही करेंगे जो सही होगा, बस। वो कोई किसी की बात नहीं मानते। तो एक आदमी ने कहा इन ए लाइट वेन कि जी बीवी से बड़े डरते हैं। तो वो दरवेश ने कहा बीवी से तो हर शरीफ आदमी डरता है, ये कौन सी बात है? राइट। सो नवाज शरीफ साहब की वापसी फिर है नवंबर में? नवाज शरीफ साहब की 3 शर्तें हैं। मुकदमात ख़त्म किए जाएं, उनको सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, और पंजाब हुकूमत तब्दील की जाए। अब ये अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये तो नहीं हो सकता ना। तो पंजाब हुकूमत हो जाएगी तब्दील? नहीं हो सकते, लेकिन आज की शाम की खबर यह है, मुसद्दका नहीं है अभी, कि 11 आदमी तो नून लीग के जो है वो PTI के टिकट लेने के लिए उसे छोड़ने के लिए तैयार है। विद 58% वोट्स, जो लेटेस्ट सर्वे है, 21% वोट्स नवाज शरीफ साहब के हैं, तो आप कैसे मतलब ये कर लेंगे? सो लॉन्ग मार्च करें खान साहब के नहीं करें? खान साहब को अगर जरा से भी सूझबूझ है तो लॉन्ग मार्च बिल्कुल नहीं करेंगे। लॉन्ग मार्च के थ्रेट में मुज़ाकरात करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग हारून साहब, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। अहम मामलात पर हारून रशीद साहब की राय आपने जानी। यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि सियासी टेम्परेचर ज़्यादा होने की उम्मीद है, लेकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से हारून साहब का कहना है कि बेहतर यही है कि लॉन्ग मार्च की थ्रेट दी जाए, लेकिन लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाया जाए। अंटिल माय नेक्स्ट शो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।